हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। मिशन आईएएस के द्वारा जो हम इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें 10 डेज़ का बेसिक फाउंडेशन हम कवर अप कर रहे हैं, जिसमें जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है फॉर द एस्पिरेंट जो हमें जाननी ज़रूरी होती है बिफोर द प्रिपरेशन, वो सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इन 10 डेज़ के बेसिक फाउंडेशन में कवर अप कर रहे हैं। और आज का 9th डे है, 9th लेक्चर है, जिसमें हम इंटरव्यू जो बहुत इम्पॉर्टेंट केंद्र बिंदु है हमारे ओवरऑल प्रिपरेशन का, जो थर्ड स्टेज और इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है इस पूरे यूपीएससी प्रोसीजर की, उसके रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले जो 8 लेक्चर्स थे उसमें हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें देखी, जिसके रिलेटेड हमने पिछले 8 लेक्चर्स में कवर अप किया। दिस इज़ अवर टीम अबाउट मिशन आईएएस, दिस इज़ अबाउट मी। पहले जो 8 लेक्चर्स थे उसका अगर एक स्मॉल रिकैप करें हम, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने पहले लेक्चर में देखी थी वो ओवरव्यू देखा था, किस तरह की एग्जामिनेशन प्रोसेस है, किस तरह का पैटर्न है यूपीएससी का, प्रीलिम्स में पैटर्न किस तरह का है, मेंस में पैटर्न किस तरह का है, इंटरव्यू का पैटर्न किस तरह का है, उसके साथ ही किस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कैंडिडेट का होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह का है, उसके साथ साथ हमें किस तरह से आईएएस के लिए प्रिपेयर करना है, कब स्टार्ट करना है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। सेकंड में हमने प्रीलिम्स के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी कि किस तरह से प्रीलिम्स कंडक्ट की जाती है। प्रीलिम्स के महत्वपूर्ण 2 विषय है, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। डिटेल सिलेबस देखा था, उस तरह से क्वेश्चंस किस एरियाज़ में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्वेश्चंस का एनालिसिस देखा था कि किस तरह से क्वेश्चंस एनालिसिस हमें करना होता है बिफोर स्टार्टिंग फॉर द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ थर्ड लेक्चर में हमने फिर मेंस के रिलेटेड स्टार्ट किया था, जिसमें सारे जीएस पेपर्स देखे थे। चारों भी जीएस पेपर्स जो है उसके बारे में डिटेल जानकारी देखी थी, GS1, GS2, GS3 और GS4। उनका डिटेल सिलेबस देखा था, किस तरह से क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हो रहे हर साल। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए देखना कितना ज़रूरी है, और ओवरऑल जीएस प्रिपरेशन के लिए हमारे किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने थर्ड लेक्चर में देखी थी। फोर्थ लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारा एसे पेपर है, जो मेजर कंट्रीब्यूट करता है हमारे ओवरऑल मार्क्स में। एसे पेपर जो 250 मार्क्स के लिए आता है, उसमें एसेज 2 एसेज हमें लिखने होते हैं। एसेज रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, किस तरह से एक अच्छा एसे आप लिख सकते हो, एसे के लिए प्रिपरेशन किस तरह की ज़रूरी होती है, साइड रीडिंग यानी एडिशनल रीडिंग किस तरह का हमारे एसे को इन्हांस करने में, ग्रो करने में मदद करता है। साइड रीडिंग हम ड्यूरिंग प्रिपरेशन किस तरह की कर सकते हैं, और एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी हर कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर द एसे पेपर। उसके बाद फिफ्थ लेक्चर हमने देखा था अबाउट द ऑप्शनल। ऑप्शनल जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है हमारे यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, जो नियर अबाउट 500 मार्क्स कवर अप करता है। ऑप्शनल रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी, किस तरह से हम ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं, कैसे हमें ऑप्शनल को चूज़ करना है, उसके कुछ क्राइटेरियाज देखे थे। उस क्राइटेरियाज को ध्यान में रखकर ही स्टूडेंट को, कैंडिडेट को ऑप्शनल चूज़ करना होता है। उसके साथ साथ डिफरेंट ऑप्शनल्स हमने देखे थे कि यूपीएससी के डिफरेंट ऑप्शनल कैसे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स है, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, उसके साथ साथ लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं जो कैंडिडेट्स ऑप्ट कर सकते हैं फॉर द यूपीएससी मेंस। उसके बाद ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से हम ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं, कितना टाइम हमें देना है ऑप्शनल के लिए। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ का महत्व क्या है ऑप्शनल के पेपर के स्टडी के लिए। उसके बाद 6 लेक्चर हमने देखा था लैंग्वेज पेपर्स देखे थे, और उसके साथ साथ बुक लिस्ट हमने देखी थी। लैंग्वेज पेपर्स जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन उसमें हमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही पड़ते हैं इन यूपीएससी मेंस। तो क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन लैंग्वेज पेपर्स का बहुत इम्पॉर्टेंस है हमारे ओवरऑल जीएस मेंस में। उसके साथ साथ हमने बुक लिस्ट देखी थी कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए किस तरह की बुक लिस्ट हमारी होनी चाहिए, किस तरह से हमें बुक्स को पढ़ना है, कौन से बुक्स एग्जैक्टली पढ़ने हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए किस तरह से हम कंबाइंड बुक्स पढ़ सकते हैं।
उसके बाद 7th लेक्चर हमने देखा था कि ओवरऑल एनसीईआरटीज होंगे, उसका रीडिंग हमें कैसे करना है, रेफरेंस बुक्स होंगे, उसका रीडिंग हमें किस तरह से करना है, इसके बारे में हमने डिटेल जानकारी देखी थी। उसके बाद 8 लेक्चर्स में इसके साथ साथ हमने नोट्स कैसे निकालना है, मॉक टेस्ट का महत्व वगैरह देखा था। सो मॉक टेस्ट, उसके साथ साथ शेड्यूल हमने देखा था कि 8 लेक्चर में शेड्यूल, डेली शेड्यूल वगैरह किस तरह का होना चाहिए, 1 ईयर का अगर हम प्लान कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन तो किस तरह का होना चाहिए। उसके साथ साथ रिवीजन और मॉक टेस्ट सीरीज़ का कितना महत्व है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना कितना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना प्रीलिम्स और मेंस के दोनों ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उनका एनालिसिस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही है जो हमें ये चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से यूपीएससी फोकस कर रहा है क्वेश्चंस पेपर पर, कौन से एरियाज़ को फोकस कर रहा है, उस हिसाब से हमें किस एरियाज़ को कितना वेटेज देना है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। सो बेसिक मैंने आज तक के सारे वीडियोस में यही सारी बताई है कि आपको जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसके बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और उसके साथ साथ यूपीएससी ने ही प्रॉपरली, कमीशन ने ही प्रॉपरली इस एग्ज़ाम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हर लेवल पर कैंडिडेट जो है वो हर लेवल पर उन्होंने प्रॉपर एक सिलेक्शन प्रोसीजर रखी है कि जो कैंडिडेट उनको एज ए ऑफिसर सेलेक्ट करना है उसके जो महत्वपूर्ण अंग होने चाहिए वो हर कैंडिडेट के हर स्टेज पर वो एनालाइज कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं कि जो हमें प्रॉपर कैंडिडेट चाहिए उसमें वो क्वालिटीज़ है या नहीं। सो हर स्टेज पर हमने आज तक सारे 8 लेक्चर्स पर डिटेल में देखा था। अब हम जो आज का लेक्चर देखने वाले हैं वो है अबाउट यूपीएससी इंटरव्यू। उसको इंटरव्यू ना कहते हुए कमीशन ने स्पेसिफिकली पर्सनालिटी टेस्ट कहा है। अब मैंने खुद इंटरव्यू फेस किया है यूपीएससी का, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को जानता हूँ, समझता हूँ कि किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, किस तरह से हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती है, उसके साथ साथ कौन से स्किल्स हमारे पर्सनालिटी में हमें खुद में लाने होते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। उसके साथ साथ मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया होते हैं, स्पेशली इन दिल्ली, तो उसका महत्व क्या है। सो ये सारी चीज़ें और इंटरव्यू के लिए एक बेटर टिप्स क्या हो सकती है हर कैंडिडेट के लिए। सो ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। और उसके साथ साथ जो बहुत डिटेल और माइन्यूट चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि प्राइमरी लेवल पर समझना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोटी मोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए हर कैंडिडेट को बिफोर स्टार्टिंग फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी होता है स्टूडेंट्स में कि एग्जैक्टली इंटरव्यू किस तरह के होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन जनरली इंटरव्यूज़ किस तरह के होते हैं, किस तरह से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, वो किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत क्रेज़ रहती है कि एक्चुअल में इंटरव्यू किस तरह से होते हैं। क्योंकि इंटरव्यू जो है हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेंटर जो होता है वो हमारे स्टेट का हम ले सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी हमारे स्टेट्स में मिनिमम 3-4 सेंटर्स तो रहते ही है। उसके साथ साथ मेंस के लिए भी मिनिमम 1 या 2 सेंटर्स तो रहते ही है। लेकिन इंटरव्यू जो है हमारा वो कमीशन के यानी यूपीएससी कमीशन के हाउस में यानी ऑफिस में ही होता है, जो धौलपुर हाउस कहा जाता है यूपीएससी का जो सेंटर है मेन ऑफिस, वहाँ पे हमारा इंटरव्यू होता है, हमारी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। सो कैंडिडेट्स को हमारे स्टेट से वहाँ जाना पड़ता है स्टेट इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली। सो इसलिए उसकी एक बहुत क्रेज़ रहती है स्टूडेंट में कि उसको जानना एग्जैक्टली कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है यूपीएससी इंटरव्यू का, पर्सनालिटी टेस्ट का। सो इसके बारे में ही हम डिटेल में जानेंगे और कैंडिडेट्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी होते हैं, जो स्पेसिफिकली कोई बताता नहीं कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, किस डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करके रखना है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिर बाद में हमें उनको कलेक्ट करना, उनको अप्लाई करना, ये फिर इसमें प्रोसीजर बहुत जाता है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं और वो फिर टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो कलेक्ट नहीं कर पाते और उनका जो प्रोसीजर होती है वो प्रोविजनल रहती है, फिर उनको डॉक्यूमेंट्स ढूंढना और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना और फिर सबमिट करना। सो इन चीज़ों को पहले ही अगर हम ध्यान में दें कि प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी टेस्ट तक के हमें कलेक्ट करनी है, अपने साथ रखनी है, और कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हमें इंटरव्यू के
लिए जो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के बाद जब हम मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं तो हमें एक डैफ यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 भरना होता है। उसमें कौन सी चीज़ें भरनी होती है आगे हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ जब हम मेंस पास होते हैं और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो हमें डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 सेकंड पार्ट हमें भरना होता है और उसमें भी कुछ चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हमें भरनी होती है। सो ये जो फॉर्म हमें भरना होता है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है जो एक्चुअल में यूपीएससी के पास होती है, और जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक्चुअल में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ये उनके पास ऑलरेडी हमारी गई हुई रहती है। तो हमें स्पेसिफिकली ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनको इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हमारा एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू के पहले, और उसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं और उसके बाद हमारा नॉर्मल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाता है। सो ये हो गई ओवरऑल चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। अब इस चीज़ों को डिटेल में एक एक करके हम देखते हैं। सो पहली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी टेस्ट किस तरह की है, कितने मार्क्स के लिए, उसका पैटर्न क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं और फिर बाकी के चीज़ों को हम देखते हैं। सो ये हो गई पहला जो चीज़ है, हम पर्सनालिटी टेस्ट देखेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, किस तरह का प्रिपरेशन हमारा होना चाहिए। उसके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक इंटरव्यूज़, उसके बाद स्किल्स क्या होनी चाहिए हर कैंडिडेट में फॉर द इंटरव्यू। अब देखते हैं पहली महत्वपूर्ण चीज़। अब इस पैटर्न को हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, समझा है कि एग्जैक्टली जो पैटर्न है यूपीएससी का, वो प्रीलिम्स तो मैंने कही थी कि आपको 400 मार्क्स की प्रीलिम्स है, लेकिन 200 मार्क्स का जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी फाइनल कट ऑफ में सीसैट के मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। आपका जो कट ऑफ है वो आपके जीएस पेपर 1 जो पेपर 1 होता है उसके रिलेटेड ही आपका कट ऑफ होगा। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम जो है उसमें 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर है जिसमें लैंग्वेज के पेपर है, एक है इंग्लिश कंपलसरी और दूसरा इंडियन लैंग्वेज पेपर का, जो आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है। आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 8th शेड्यूल है उसमें जो 22 लैंग्वेजेस दी है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ करके एग्ज़ाम उसमें दे सकते हो। लेकिन वो हो गए ऑन क्वालिफाइंग इन नेचर और प्रीलिम्स का पार्ट। अब मेंस में जो ओवरऑल मार्क्स आपके फाइनल लिस्ट जो आपके ओवरऑल मार्क्स की बनने वाली है उसमें कंट्रीब्यूशन है इन सारे मेंस पेपर का, जो बाकी के मेंस पेपर है और उसके साथ साथ इंटरव्यू का। सो फाइनल जो आपका मेरिट असेसमेंट होगा वो 2025 मार्क्स का होगा ओवरऑल। सो उसमें मेंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट 7 पेपर्स है उसकी भी काउंटिंग हो गई जो 1750 मार्क्स की है, और उसके साथ साथ इंटरव्यू जो एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे इस पूरे प्रोसीजर का, उसके टोटल 275 मार्क्स है। सो इंटरव्यू जो है टोटल 275 मार्क्स के लिए है। ये ध्यान देना ज़रूरी है कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेंस में आपको कम मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स कवर कर लो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको एक अच्छी रैंक मिल जाए। सो इंटरव्यू में अगर देखा जाए तो 270 मार्क्स के लिए टोटल एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल एक पैटर्न। अभी देखते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें क्या हमें पता होनी चाहिए। सो मोटी मोटी चीज़ों को देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में जानने की प्राइमरी लेवल पर हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। जब आप मेंस प्रीलिम मेंस क्वालिफाई कर लोगे, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। सो इट इज़ बेटर टू बी सरप्राइज, ऐसा कहा जाता है कि कुछ चीज़ों के लिए हम अगर सरप्राइज रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि हो सकता है इस प्रोसीजर में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे टॉपर्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। सो स्टूडेंट एक तरह से फिर इस प्रोसीजर को एक बहुत सीरियसली ले लेते हैं। सीरियसली यानी क्या कि फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, सीरियसनेस इतना लाते हैं कि फिर वो डर जाते हैं इस एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में ही। सो इट इज़ बेटर टू बी सरप्राइज। अगर सरप्राइज रहे तो हम अपने आप को उस तरह से कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे, उस तरह से फेस कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सरप्राइज रहना तो ज़रूरी है ही कुछ अंगों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें भी हमें पता होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर उसके बारे में अगर हम अवेयर हो तो हम पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो एग्जैक्टली यूपीएससी
किस तरह से कंडक्ट करती है, किस तरह से वो प्रोसीजर है, उसको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। अभी आपका जो यूपीएससी का प्रॉपर वेबसाइट है, उस पर मैंने वेबसाइट आपको पहले ही मैंने ऑलरेडी बताई है कि www.upsc.gov.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की। अब इस पर इसके फ्रंट होम पेज को जब आप ओपन करते हो तो होम पेज पर आपको एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन में द कमीशन एक मिलता है, ठीक है। सो कमीशन का एक कॉलम है जिसमें प्रेजेंट यूपीएससी के जो मेंबर्स है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो करंटली अगर हम देखा जाए तो यूपीएससी का जो बोर्ड होता है या फिर बॉडी होती है टोटल, उसमें एक चेयरमैन होते हैं और नियर अबाउट 8 to 9 मेंबर्स होते हैं। सो नियर अबाउट 10 मेंबर्स की एक बॉडी होती है, ठीक है। और यही बॉडी जो है डिस्ट्रीब्यूट करते बोर्ड्स में कन्वर्ट करके, पैनल्स में कन्वर्ट करके हमारा इंटरव्यू लेती है। सो इन 10 मेंबर्स में एक होते हैं हमारे चेयरमैन और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो स्पेसिफिक कोई भी फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंटली अगर कमीशन देखें हम तो कमीशन में एक चेयरमैन है और 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। उनकी इन्फॉर्मेशन भी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाती है, आप सर्च करके उनको देख सकते हो, वहीं पे रखी होती है, वहाँ पे ही हमें दिख जाती है, ठीक है, कि वो किस फील्ड से आए हैं, कब उनका चयन हुआ है, अपॉइंटमेंट हुई है। उसके साथ साथ उनकी डेट ऑफ मतलब एक्सपायरी ऑफ उनकी जो टर्म है वो कब है। सो ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मेन हमें एक जनरल टर्म पर ये पता होना चाहिए कि जो जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कमीशन कितने लोगों का है और कौन कौन से मेंबर है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ अब देखते हैं कि ये हो गई एक बात। उसके बाद हमने एक सिलेक्शन प्रोसीजर में देखा था कि कितने स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स के लिए कितने स्टूडेंट दे रहे हैं, कितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं। उसके साथ साथ मेंस के लिए कितने क्वालिफाई हो रहे हैं, उसके साथ इंटरव्यू के लिए कितने ओवरऑल स्टूडेंट आ रहे हैं। सो नियर अबाउट अगर हम देखा जाए तो फॉर एग्जांपल अगर 4-5 लाख अगर स्टूडेंट्स प्रीलिम्स दे रहे हैं, सो ओवरऑल जितनी वैकेंसीज है उसके 12 या 13 टाइम्स मेंस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। सो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो नियर अबाउट 15 to 16,000 स्टूडेंट जो है वो मेंस के लिए मेंस दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जितनी वैकेंसीज है उसकी 2 to 3 टाइम्स स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। सो नियर अबाउट अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2000 to 2500 स्टूडेंट जो है वो आपके इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, ठीक है। सो अब जो मेंस जिन्होंने पास किए एग्ज़ाम, जिनका रिजल्ट आया है, जिन्होंने पास किए एग्ज़ाम, सो एग्ज़ाम के बाद कुछ दिनों में आपको एक कॉल लेटर भेजा जाता है बाय द यूपीएससी। सो आपको ये ईमेल किया जाता है, जो ईमेल आप आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरते हैं तब आप एक ईमेल आईडी देते हैं, है ना। सो उसमें ही उस ईमेल आईडी पर जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर आपको भेजा जाता है कॉल लेटर। सो कॉल लेटर में आपको यही चीज़ें दिखाई जाती है कि आपका इंटरव्यू कब है और कौन से सेशन में है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण सेशन होते हैं, एक मॉर्निंग सेशन होता है और एक आफ्टरनून सेशन होता है। मॉर्निंग सेशन करीबन 9:30 को अगर स्टार्ट हुआ तो करीबन 1 बजे तक के वो चलता है और आफ्टरनून सेशन जो है बेसिकली 2 PM से 5 PM तक के होता है। सो 2 सेशन में होता है, तो हमें सेशन भी दिया जाता है कि आपका कब, कौन से दिन और कौन से सेशन में आपका इंटरव्यू है। सो कॉल लेटर आपको स्पेसिफिकली भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आपको प्रीलिम्स के बाद एक डैफ भरना होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। और इंटरव्यू के पहले जो डैफ आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 आपको भरना पड़ता है, तो उसमें भी क्या चीज़ें आपको इन्वॉल्व करनी पड़ती है, क्या आपको नोट करनी पड़ती है, क्या आपको भरनी पड़ती है, वो भी हम देखेंगे। सो ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंटरव्यू का ड्यूरेशन, टोटल शेड्यूल जो होता है करीबन 30 से लेकर 60 डेज तक के हो सकता है। वो ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम कोविड की वजह से इंटरव्यू शेड्यूल जो है, एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल जो है वो ही आगे बढ़ गया था, डिले किया गया था। इसके लिए उनको मेंस का भी इंटरव्यू करीबन जल्दी ही लगा था और इंटरव्यू शेड्यूल भी उन्होंने फिर जो है कम कर दिया था, क्योंकि रिज़ल्ट उनको जल्दी लगाना था, ठीक है। सो
वो कमीशन पर डिपेंडेंट है कि कितने कैंडिडेट्स हैं और ओवरऑल एक दिन में हम कितने कैंडिडेट्स कवर अप करें, जिससे कि वो ड्यूरेशन प्रॉपरली शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, सो एक प्रॉपरली शेड्यूल भी पब्लिश किया जाता है, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाता है कि किस तरह का शेड्यूल है। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए फॉर द इंटरव्यू, उनको जो शेड्यूल है उसमें उनका नंबर, रोल नंबर होता है, और रोल नंबर के सामने उनका कौन से सेशन में इंटरव्यू है, कौन से दिन है, ठीक है, डेट और कौन सा सेशन है, ये भी उसमें दिया होता है। सो फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर है तो मैं डेट चेक करूंगा कि कौन से दिन मेरा इंटरव्यू है और कौन से सेशन में, मॉर्निंग सेशन में है या आफ्टरनून सेशन में है, तो वो मैं नोट कर दूंगा कि इस दिन मेरा इंटरव्यू है। ठीक है, सो करीबन 1 to 2 मंथ्स का ये ड्यूरेशन होता है और 2 सेशन में करीबन ये लिए जाते हैं। सो एवरी डे अगर हम काउंट करें तो ओवरऑल 80 कैंडिडेट्स हर दिन बुलाए जाते हैं, लेकिन 2 सेशन में। ठीक है, सो मॉर्निंग सेशन में करीबन 40 लोगों का इंटरव्यू होगा और आफ्टरनून सेशन में करीबन 40 लोगों का इंटरव्यू होगा। अब ये जो 40 लोगों का इंटरव्यू है, ये तो एक पैनल नहीं लेगा। ठीक है, एक पैनल अगर इंटरव्यू लेते गए तो हर कैंडिडेट का मानो अगर 20, 25, 30 मिनट का इंटरव्यू होता है तो ये पॉसिबल नहीं है। सो जो कमीशन है हमारी, कमीशन जो है उसमें के जो मेंबर्स है ओवरऑल टोटल, उनके फिर बोर्ड्स बनाए जाते हैं। जितने भी मेंबर्स है उनके बोर्ड्स बनाए गए। ओवरऑल एक 8 बोर्ड्स होते हैं यूपीएससी के। ठीक है, 8 बोर्ड्स होते हैं, 8 पैनल बोर्ड्स होते हैं, और हर बोर्ड को हर सेशन में 5 कैंडिडेट्स कवर अप करने होते हैं, यानी 5 8 जा 40। 40 कैंडिडेट्स को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, 8 ग्रुप्स में। एक ग्रुप में 5 कैंडिडेट्स होंगे, और जब आप इंटर करते हो, फॉर एग्जांपल आपका मॉर्निंग सेशन हो तो आप करीबन 9 के आसपास अगर आप कमीशन यानी धौलपुर हाउस पहुंचते हो, फिर आपका कॉल लेटर चेक किया जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो, आपको फिर अंदर भेजा जाता है। अंदर भेजने के बाद आपको एक जगह बैठने के लिए व्यवस्था होती है। वहाँ पे फिर आपका या तो पहले प्रोसीजर अगर मैं बताऊँ तो वेरिफिकेशन होगा। आपको पहले बताया जाएगा कि आपका चेक किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको पैनल बोर्ड्स कौन सा है वो भी बताया जाएगा बिफोर, और ये प्रोसीजर होती है बिफोर हाफ आवर। ठीक है, उसके बाद ये जो पैनल बोर्ड से फिर हमें पता चल जाता है कि कौन से बोर्ड मेंबर का हमारे लिए पैनल है यूपीएससी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सो ये हो गई छोटी चीज़ें। उसके बाद और चीज़ें देखते हैं हम कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका बिफोर इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको पैनल जो है वो आपको इन्फॉर्म करने के बाद जब आप एंटर करते हो, तो एंटर करने से पहले आपको आपके पास अगर कुछ ज्वेलरीज होंगी, कुछ ऑर्नामेंट्स होंगे, उसके साथ साथ कुछ गैजेट्स होंगे, तो एक जगह वो आपको जमा करने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अंदर किसी गैजेट्स, ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरीज को पहना कर नहीं जा सकते। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप ऐसी चीज़ों को साथ में ही ना लेके जाए पहले। ठीक है, लेकिन उसकी व्यवस्था की जाती है, आपको साइड में आप सबमिट कर सकते हो उसको, और बाद में आपके इंटरव्यू के बाद में आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो बोर्ड मेंबर जो होता है, ये भी एक क्रेज़ रहती है, एक भी एक एक्साइटमेंट रहती है स्टूडेंट की कि इस तरह का चेम्बर वो होता है, किस तरह से बोर्ड मेंबर जो बैठे हुए रहते हैं और किस तरह से कैंडिडेट बैठता है। ठीक है, सो अगर ओवरऑल देखें तो एक ओवल शेप में उनका जो टेबल है वो उस तरह का होता है। सो इस तरह का एक ओवल शेप में उनका टेबल होगा। चेयरमैन जो है वो सेंटर में रहेंगे। ठीक है, सो चेयरमैन जो है हमारे सेंटर में रहते हैं। उसके बाद साइड में 2 मेंबर्स रहते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 मेंबर्स रहते हैं। ये जो 4 मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर तो हमें पता चल गया कि किस बोर्ड पैनल का हमें इंटरव्यू है, लेकिन जो बाकी के 4 मेंबर्स होते हैं उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं होती। सो ये हो सकते हैं किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे या फिर रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, जो कमीशन ने जो बोर्ड मेंबर के लिए जो मेंबर्स गठित किए गए वो उनके उन फील्ड के हो सकते हैं। ठीक है, सो इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। कैंडिडेट स्पेसिफिकली यहाँ पे बैठता है। सो इस तरह से कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठता है, जिस तरह से जिसकी वजह से हर कैंडिडेट हर
बोर्ड मेंबर जो है वो आपको अच्छी तरीके से जज कर सके, देख सके, आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज कर सके, आप किस तरह के एक्सप्रेशंस देते हो, किस तरह की आपकी मूवमेंट है बॉडी की, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, सो इस तरह का एक चेम्बर होता है। चेम्बर में एंटर करने के बाद इस तरह की पोजीशंस होती है हमारी बैठने की। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं कि अब हमें प्रिपेयर कैसे करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई। ठीक है, एंटर किया हमने, इंटरव्यू हम दे रहे हैं, लेकिन अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, सो बिफोर इंटरव्यू कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, डैफ के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से डैफ होता है, और एंटर करने के बाद अब आपका किस तरह का इंटरव्यू होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। उसके पहले जब हम बिफोर मेंस जो है वो एक डैफ भर रहे हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कुछ चीज़ें आपको पूछी जाती है। जैसे प्रीलिम्स के पहले जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें भरनी पड़ती है। ठीक है, कैटेगरी वगैरह, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होगा, आप कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना चाहते हो, प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्पेसिफिकली आपकी रिटन लैंग्वेज क्या होगी, ऑप्शनल कौन सा है आपका, और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें, फ़ोटो होगा, आपकी साइन होगी, या फिर आपका आईडी प्रूफ, ये हमें अपलोड करना होता है। लेकिन मेंस के लिए जो हम डैफ भरते हैं उसमें कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें भरनी होती है। डिटेल इन्फॉर्मेशन मानो, पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें डिटेल में भरनी होती है। ठीक है, उसके साथ साथ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हमारी, जो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है हमारा, उसके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। उसके साथ पैरेंटल इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे पेरेंट्स जो है उनके बारे में हमें, ऑक्यूपेशन होगा उनका एजुकेशन होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें भरनी होती है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन होगी कि हम किसी एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी है, यानी कुछ जॉब पर ऑलरेडी है, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन, हमारी एनुअल सैलरी कितनी है, उसके बाद कौन से पोजीशन पर है हम, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसमें भरनी होती है। उसके बाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें अपलोड करने होते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में हो सकते हैं आपके मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या फिर हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बाद आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल आप ओबीसी कैटेगरी किससे हो तो आपको ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा सेंट्रल का स्पेसिफिकली, वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से आते हो, यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से अगर आते हो, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट प्रॉपरली अपलोड करना होगा। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं, और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें और डॉक्यूमेंट उस पर दिया होगा वो आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, सो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स को तो आपके पास रेडी ही होने चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, और उसके बाद फाइनल सबमिशन होता है आपके डैफ फर्स्ट का, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट सबमिशन आपका होता है। सो ये हो गया ओवरऑल बिफोर द मेंस। ठीक है, सो ये हो गया डैफ आपका पहला। अब आप जब आपने मेंस क्वालिफाई किया, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए, अब आपको सेकंड डैफ भरना है, पार्ट सेकंड। अब ये पार्ट सेकंड में ऑलरेडी जो डैफ में हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पेरेंटल इन्फॉर्मेशन होगी, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, ये तो आपने चीज़ें भरी ही है। ठीक है, सो आप जब आप डैफ 1 भरते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसके साथ साथ एक आपको पासवर्ड भी मिलता है। ठीक है, सो सेकंड पार्ट जब आप भरते हो तो आपको जो मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो है सेकंड डैफ में, वो है सर्विस प्रेफरेंसेस। ठीक है, जितने भी सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट की जा रही है उसका हमें प्रेफरेंस देना होता है। सो फॉर एग्जांपल सर्विस, जितने भी सर्विस है, अभी इस साल के नोटिफिकेशन में नियर अबाउट 19 सर्विसेज थी, तो एक एक करके ये 19 जो सर्विसेज है वो दी गई है। फॉर एग्जांपल आईएएस होगी, आईपीएस होगी, उसके बाद आईआरएस होगी, फॉरेन सर्विस होगी, उसके बाद इंडियन अकाउंट ऑडिट सर्विस होगी। सो इस तरह से आपको सर्विस दी जाएगी। अब आपको इस कॉलम में उनका प्रेफरेंस देना है। सो एक एक सर्विस के नीचे मैं उसका प्रेफरेंस दूंगा। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस के लिए आप 01, 02 ऐसा यूज़ कर सकते हो, और जो सर्विस आपको प्रेफरेंस में नहीं देनी है उसको आपको स्पेसिफिकली 99
जो भी उन्होंने इंडिकेट किया हो वहाँ पे, क्योंकि नोट दी जाती है ऊपर सर्विस प्रेफरेंस के कॉलम में कि आपको जो सर्विस सिलेक्ट करनी है उसको आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है, और जो सर्विस आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते उसको कैसे डिनोट करना है। सो इस तरह से आपको, फॉर एग्जांपल मेरा आईएएस होगा फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं 01 दूंगा, आईपीएस होगा तो उसको सेकंड दूंगा, आईएफएस होगा उसको थर्ड दूंगा, आईआरएस होगा 4 तो उसको 04 दूंगा। सो इस तरह से मुझे सर्विस जो है मेरी जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। सो ये हो गया सर्विस प्रेफरेंस। सेकंड, अब जो दो इम्पॉर्टेंट ऑल इंडिया सर्विसेज है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लेती है, तो उसमें है आईएएस और आईपीएस, ठीक है। सो इसके लिए भी आपको जोन और स्टेट कैडर प्रेफरेंस देना होता है। सो इसको अगर हम डिटेल में देखें थोड़ा सा, सो पहले आपको आईएएस के लिए चूज करने हो और आईपीएस के लिए चूज करना, ठीक है। सो जो ऑल इंडिया सर्विस है स्पेसिफिकली उसके लिए जोन्स दिए गए। सो मानो नियर अबाउट 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से जोन दिए गए। अब इसको मुझे प्रेफरेंस देना है पहले कि फॉर एग्जांपल जोन 2 को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, जोन 1 को सेकंड प्रेफरेंस दिया, जोन 4 को मैंने थर्ड प्रेफरेंस दिया, जोन थर्ड को मैंने फोर्थ प्रेफरेंस दिया और जोन 5 को फिफ्थ प्रेफरेंस दिया। इस तरह से मैंने जोन प्रेफरेंस दिए, ठीक है। इसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया। उसके साथ साथ अब आएंगे कैडर्स। सो इस जोन के साइड में ही जो जोन में जितने कैडर्स हैं, कैडर्स यानी स्टेट्स है जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होनी है, तो वो कैडर्स भी आपको एक एक करके यहाँ पे दे दिए। फॉर एग्जांपल इसमें 5 कैडर्स है, तो यहाँ पे आपको उनको भी सिलेक्ट करना है, उनको भी प्रेफरेंस देना है। फॉर एग्जांपल आपका महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। तो आपको इसको किस तरह से कैडर को प्रेफरेंस देना है। फॉर एग्जांपल मैंने होम स्टेट है तो महाराष्ट्र दे दिया, एमपी सेकंड दे दिया, गुजरात को थर्ड दे दिया, छत्तीसगढ़ को फोर्थ दे दिया, ठीक है। लेकिन जोन सिलेक्ट करते वक्त, जोन कैडर सिलेक्ट करते वक्त हमें जो जोनल या फिर कैडर अलोकेशन पॉलिसी है उसको अच्छे से रीड करना ज़रूरी होता है। सो जो 2017 में कैडर पॉलिसी बनाई थी और जोन किस तरह से डिवाइड किए गए, किस जोन में कौन से स्टेट्स है, ये मैंने ऑलरेडी आपको हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें बताई है आपको, ठीक है। सो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, उसमें प्रॉपरली मैंने बताया कि किस जोन में कौन से स्टेट है। सो ओवरऑल हमें देखा जाए तो हमें प्रेफरेंस भरना है, ठीक है, कि कौन से जोन में किस स्टेट को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो फर्स्ट जोन में से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं सेकंड जाऊंगा उस पर का, उसमें अगर मुझे कुछ स्टेट नहीं सिलेक्ट करना है तो मैं थर्ड पर जाऊंगा, उसमें प्रेफर करूंगा। सो इस तरह से मुझे एक एक करके जो कैडर्स है हमारे वो प्रेफर करने पड़ते हैं, सिलेक्ट करने पड़ते हैं। सो इस तरह से जोन बेसिकली आपको और कैडर जो है आपको इन दो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए सिलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पहलू है इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का, वो है थर्ड इम्पॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। सो सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली उन्होंने इस जो ब्लॉक है इसको भरते वक्त ऊपर कुछ नोट दिए, उसमें उन्होंने दिया है कि ये एक तरह की क्वेश्चनरी है। क्वेश्चनरी यानी क्या कि एक तरह से एक जनरल क्वेश्चंस यूपीएससी कमीशन द्वारा इस ब्लॉक में दिए गए हैं, और ये जो क्वेश्चंस है और इसके जो आंसर्स आप देने वाले हो ये कमीशन जो है कॉन्फिडेंशियल रखेगा, यानी इसको स्पेसिफिकली रिवील नहीं करेगा। एक ये तरह के एक पर्सनल चीज़ें हैं जो आपकी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। तो एक तरह की एक क्वेश्चनरी है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन आप भरना ज़रूरी होता है, जिसमें स्पेसिफिकली आपका प्लेस ऑफ बर्थ होगा, उसके साथ साथ आपने जो मैट्रिकुलेशन किया होगा या फिर आपकी जो हायर एजुकेशन हुई होंगी उसका प्लेस क्या था, कहाँ से किया आपने वो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आपका मैट्रिकुलेशन का होगा या फिर आपके हायर एजुकेशन का उसका मीडियम क्या था। उसके साथ साथ आप लास्ट 15 ईयर्स से कहाँ पे सेटल हुए हो, कहाँ आपका प्लेस ऑफ स्टे है। उसके साथ साथ आपने इसके पहले कुछ सर्विसेज आपने या फिर कहाँ पे कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए या नहीं किए, कौन सी पोस्ट आपको मिली है। उसके साथ साथ
सर्विस आपको यूपीएससी के ज़रिए कौन सी मिली है क्या, उसको आपको भरना है। उसके साथ साथ अगर सर्विस आपको मिली है उस वो आपने ज्वाइन नहीं किए तो क्यों नहीं किए, इसका रीज़न आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ फादर मदर का एजुकेशन आपको पूछा जाता है, उसमें आपको डिटेल में देना पड़ता है कि आपके फादर और मदर जो है उनका एजुकेशन कितना हुआ है। सो ये ज़रूरी चीज़ें आपको स्पेसिफिकली उसमें भरनी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ सर्विस प्रायोरिटी आपको देनी होती है कि जो आप सर्विस ऑफ करना चाहते हो, सो वो सर्विस ऑफ करने का आपका मेन पर्पज़ क्या है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी यानी 2 प्रायोरिटी आपको पूछी गई है, तो जो भी आपको सर्विस मिलेगी आपका मेन पर्पज़ क्या है उसको सर्व करने का। यानी क्या कि फॉर एग्जांपल उसमें कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं जिससे आपको 2 प्रायोरिटीज़ चूज़ करनी है, जिसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ कि जॉब सिक्योरिटी होगी, पे स्केल अच्छा है इसलिए आप सिलेक्ट करना चाहते हो इस सर्विस को, या फिर सर्विस के लिए जाना चाहते हो यूपीएससी थ्रू। उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस आपका मेन मोटो है। उसके साथ साथ जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। सो ये कुछ प्रायोरिटीज़ दी जाती है, जिस प्रायोरिटीज़ को हमें 2 प्रायोरिटीज़ को बेसिकली चूज़ करना पड़ता है कि मेन मोटो हमारा सर्विस में जाने का क्या है, किसके लिए किन चीज़ों के लिए हम सर्विस में जाना चाहते हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन में आपको देनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है बेसिकली उसमें आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ें देनी होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने कुछ कॉलेज लेवल पर कुछ पोजीशंस या फिर लीडरशिप पर लेवल पर काम किया हो। उसके साथ साथ नेशनल और स्टेट लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल में आपको कुछ प्राइज़ मेडल्स या फिर कुछ स्कॉलरशिप्स मिली हो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको फेलोशिप वगैरह मिलती है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप भी मिलती है। सो वो स्कॉलरशिप भी आप डिनोट कर सकते हो। उसके साथ साथ स्पोर्ट और एनसीसी का एक कॉलम होता है जिसमें आप कुछ स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हो, जिसमें आपको स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर आप खेल चुके हो। सो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। उसके साथ साथ आपका अगर एनसीसी बैकग्राउंड हो तो उसके बारे में भी आप दे सकते हो कि उसमें स्पेसिफिकली आपको फॉर एग्जांपल बी सर्ट मिला या फिर सी सर्ट मिला है, तो वो आप डिनोट कर सकते हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉलम होता है कि अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट, और उसमें दिया होता है ब्रैकेट में कि सच एज हॉबीज़। सो कॉलम जो है बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट का है। तो अगर आपने कॉलेज लेवल पर आप या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हो या फिर आपका कंट्रीब्यूशन हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म देनी है। उसके साथ साथ हॉबीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट एक पहलू है हमारे प्रिपरेशन का, हमारे इंटरव्यू में भरते समय, क्योंकि हॉबीज़ जो है उस पर डिपेंडेंट हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे इंटरव्यू में। सो हॉबीज़ स्पेसिफिकली जो हमारी हॉबीज़ है जो हम कैरी कर रहे हैं ड्यूरिंग और प्रिपरेशन भी और पहले से ही ड्यूरिंग, तो जो हमारी जेन्युइन हॉबीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए, वो हमें लिखनी है, उसमें स्पेसिफिकली नोट करनी है, क्योंकि हॉबीज़ रिलेटेड आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हॉबीज़ आपकी कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको प्लेइंग क्रिकेट होगी आपकी हॉबी, वॉचिंग क्रिकेट होगी, आपके रीडिंग हॉबी होगी, आपकी वॉकिंग हॉबी होगी, साइकिलिंग होगी, सो जो म्यूज़िक हॉबी होगी, उसके साथ साथ सिंगिंग हॉबीज़ होगी। सो जितने भी जो भी आपकी हॉबीज़ है वो आपको डिनोट करनी है। सो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्लेइंग क्रिकेट हॉबी होगी या फिर वॉचिंग क्रिकेट हॉबी होगी, तो क्रिकेट रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वाई इंडियंस जो होते हैं कि इंडियन जो है स्पेसिफिकली क्रिकेट को हम ज़्यादा उतना महत्व क्यों देते हैं, अदर स्पोर्ट्स को उतना क्यों महत्व नहीं देते हैं। इंडिया में क्रिकेट को ही इतनी क्यों क्रेज़ है, बाकी स्पोर्ट्स में हम क्यों लैग कर रहे हैं, क्यों उनको इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी। रिसेंटली अगर आप इंटरव्यू के दौरान अगर कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही हो या फिर इंपॉर्टेंट मैचेस चल रहे हो तो उसके रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। इंडिया का अगर इम्पोर्टेंट टूर हो किसी देश में, सो उसके रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। सो जो भी हॉबीज़ आप लिख रहे हो तो इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है कि जो हॉबी हम डिनोट कर रहे हैं उसके बारे में हमें छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस डैफ में प्रॉपरली भरनी होती है। सो ये डैफ के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हमें फाइनल सबमिशन जो है उसके तरफ जाना होता है, और फाइनल सबमिशन करने के बाद सारी चीज़ें हमारी
जो है वो सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो फाइनल सबमिशन के पहले हमें पूछा जाता है कि डू यू वांट टू सबमिट, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें सबमिट करनी है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं। सो कुछ चेंजेस अगर करने हो इन्फॉर्मेशन में, प्रेफरेंस में, सर कैडर्स में, तो हम पीछे जाकर उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हमने सबमिशन किया तो हम कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, वही कंसिडर किया जाएगा हमारा जो भी प्रेफरेंस हमने दिया हुआ है। सो ये हो गया आपका फाइनल सबमिशन। ड्राफ्ट पहला आपको किस तरह से भरना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड आपको किस तरह से भरना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिफोर इंटरव्यूज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि कुछ हम मॉक इंटरव्यूज़ दें, ठीक है। कितने मॉक इंटरव्यूज़ स्पेसिफिकली हमें देने चाहिए, मॉक इंटरव्यूज़ का बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वो हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन को एनहांस करता है, हमारे इंटरव्यूज़ या फिर हमने जो भी छोटी छोटी चीज़ें इंटरव्यू में जो चेक की जा रही है उसको प्रॉपरली शेप देता है। सो मॉक इंटरव्यूज़ स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है ही। मॉक इंटरव्यूज़ स्पेसिफिकली आप दिल्ली में दे सकते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होंगे, बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी है जो मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो जो महाराष्ट्र में SISC करके है, सो SISS भी मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है। सो महाराष्ट्र के स्टूडेंट या फिर हर स्टेट में इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कुछ व्यवस्था की जाती है जिसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे जो सर्व कर रहे हैं तो वो भी आपके मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। तो हर स्टेट की इस तरह की कुछ व्यवस्था होती है। स्पेशली महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो SISCs के द्वारा मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं और जो कैंडिडेट्स जो ऑफिसर्स महाराष्ट्र के होंगे वो दिल्ली में अगर सर्व कर रहे हैं तो वो भी जो ऑफिसर्स है वो आपका मॉक इंटरव्यूज़ वहाँ पे दिल्ली में लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है जो मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। सो दिल्ली में भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। उनके पास भी प्रॉपरली जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, फॉर एग्जांपल IRS ऑफिसर्स होंगे, IAS ऑफिसर्स होंगे, फॉरेन सर्विसेज के एम्बेसडर्स होंगे जो रिटायर्ड हैं, सो उनका एक स्पेसिफिकली पैनल बनाया जाता है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उनको हायर करते हैं और स्पेसिफिकली उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हम कंडक्ट करने वाले इंटरव्यू है उनको आप एज अ मेंबर बोर्ड आप आओ। और स्पेसिफिकली जो दिल्ली में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं तो उनके भी जो पैनल्स होते हैं उनमें भी ये रिटायर्ड ऑफिसर्स हो सकते हैं। सो एक तरह की आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि एक्चुअल इंटरव्यू जो है आपके वो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे या फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट जो होंगे वो आपके लेने वाले हैं। सो मॉक इंटरव्यूज़ का एक तरह से बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि बिफोर योर इंटरव्यू आपने कम से कम 4 to 5 मॉक इंटरव्यूज़ आपने देना ज़रूरी होता है क्योंकि ये 3-4 हो सकता है इसमें कम ज़्यादा भी हो। बहुत सारे स्टूडेंट 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ ही देते हैं और उनको पता चल जाता है कि हमें किस तरह का प्रिपेयर करना है फॉर द एक्चुअल इंटरव्यू, ठीक है। सो ये आप पर डिपेंडेंट है। सो ओवरऑल कहा जाए तो एक 3-4 अगर आप मॉक दे रहे हो तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको पता चल जाती है। बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ में आपका जो डैफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डिस्कस किया जाता है क्योंकि एक्चुअल जो आपका इंटरव्यू है उसमें डैफ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आप जो दे रहे हो, उसके साथ साथ आपके जो हॉबीज़ है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपका कुछ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पूछे जाने वाली है इन द एक्चुअल इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू का मेन पर्पज़ ये है कि आपकी जो ये डैफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसको कवर अप करना, इसको प्रॉपरली आप किस तरह से आपको आंसर्स देने हैं, उसमें किस तरह से आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, इस तरह से आपको शेप दिया जाता है थ्रू मॉक इंटरव्यूज़। तो नियर अबाउट 4 to 5 मॉक इंटरव्यूज़ आप दे सकते हो आपके इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यूज़ के पहले। सो ये हो गया मॉक का एक महत्व, ठीक है। मॉक में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, आपकी वॉइस क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो आप बैठते हो बोर्ड मेंबर के सामने तो आप में कम से कम 10-1 फीट का अंतर अगर रहता है तो आपका वॉइस क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, वॉइस लेवल किस तरह की होनी चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह के होने चाहिए। आपको ज़्यादा हंसना भी नहीं है, ठीक है। सो और ज़्यादा सीरियस होके भी देना नहीं है। सो एक फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह के होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको शेप की जाती है आपके पर्सनालिटी को थ्रू मॉक इंटरव्यूज़।
अब जब आप एक्चुअल इंटरव्यू दे रहे हो या फिर देना चाहते हो, तो वो चीज़ें क्या देखने वाले हैं एक कैंडिडेट में, एक कैंडिडेट से उनको क्या एक्सपेक्टेड है, ये पहले चीज़ें हम देखते हैं कि एक्चुअल इंटरव्यू जो आपका लेने वाले हैं यूपीएससी, उनको स्पेसिफिक क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड है। सो बिफोर इंटरव्यू आपको एक तो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके बारे में आपको सारी चीज़ें पता हो, ठीक है, कि आपने जो अब तक का जीवन जिया है उसमें जो चीज़ें की है आपने, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपने कुछ एम्प्लॉयमेंट आप कुछ सर्विस में हो उसके रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, आपके हॉबीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, आपने कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। सो हाउ मच यू नो अबाउट यूर सेल्फ, आपके बारे में, आपके खुद के बारे में आप क्या जानते हो, ये स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेड है बोर्ड मेंबर्स को। उसके बाद आप कितना कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन, एक आधी सिचुएशन आपको दी गई इन द एक्चुअल इंटरव्यू, तो आप किस कॉन्फिडेंस से उसको फेस करते हो, उसके साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह की है, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑनेस्टी, अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको पोलाइटली सीधे बताना है कि सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, ठीक है, सो या फिर आई डोंट नो राइट नाउ। सो इस तरह से पोलाइटली आपको आंसर देना है, क्योंकि हो सकता है ह्यूमन उनको भी पता होता है कि हर चीज़ें हर कैंडिडेट को पता हो नहीं सकती, ठीक है। सो एक कैंडिडेट जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसको सारी चीज़ें पता हो ही ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। सो जो चीज़ें हमें पता नहीं है उसका स्पेसिफिकली पोलाइटली हमें आंसर देना है कि हमें जो है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये पोलाइटली आप बता सकते हो, ठीक है। सो इसका कुछ बैड इंप्रेशन आपका नहीं पड़ता है अगर आप पोलाइटली उसका आंसर दे रहे हो, और ऑनेस्टली आपको बताना है कि मुझे ये चीज़ें अभी पता नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, ठीक है। सो आपकी ऑनेस्टी भी उससे पता चल जाएंगी कि आपको जो चीज़ें नहीं पता है वो आप पोलाइटली ऑनेस्टली आप बता रहे हो, ठीक है, और जो चीज़ें आपको पता है वो भी आप ऑनेस्टली बता रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपकी थिंकिंग लेवल क्या है, आप किस तरह से विचार करते हो, उसमें लॉजिकल होगा। फॉर एग्जांपल आपको लॉजिकल कुछ क्वेश्चंस पूछे हो, उसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या है, ठीक है, तर्क शक्ति आपकी क्या है। उसके बाद प्रोग्रेसिव थिंकिंग क्या है, एक तरह का आपको विजनरी क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया और आपने विजन किया है कि मुझे 2025 तक इंडिया को सुपर पावर बनाना है। सो आप किन चीज़ों पर ध्यान दोगे, ठीक है, आप किन चीज़ों को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे कि उनमें आपको रिफॉर्म्स लाने हैं, ठीक है। सो आपकी एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग भी इससे जज की जाती है कि जो कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि उनके पास कुछ प्रोग्रेसिव थिंकिंग है या नहीं, उनके पास कुछ विजन्स है या नहीं, उनके पास कुछ आइडियाज़ है या नहीं जो एक बेटर इंडिया बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी जो थिंकिंग है वो कितनी रैशनल है, यानी आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर पूछे जाते हैं तो आप किसी पार्टी की साइड तो नहीं ले रहे हो, या फिर किसी पार्टी को इम्पोर्टेंस तो नहीं दे रहे हो, या फिर आपकी जो थिंकिंग है प्रॉपरली रैशनल है। ये भी चीज़ें आपकी जज की जाती है ड्यूरिंग आवर इंटरव्यू। उसके साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरह की है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी बोर्ड मेंबर आपको पूछेंगा थ्रू एक केस स्टडी की, फॉर एग्जांपल आप हेल्थ मिनिस्टर हो और इंडिया में कोविड सिचुएशन प्रॉपरली है, कोविड जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, तो एज अ हेल्थ सेक्रेटरी आप कौन से डिसीजंस लोगे, प्रायोरिटी किस डिसीजंस को आप दोगे। तो ये भी आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी होनी चाहिए, आपके डिसीजन जो है प्रॉपरली होने चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी जिनको दोगे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको बताओ, ठीक है। सो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी कुछ केस स्टडीज़ के ज़रिए आपकी जज की जाएगी। उसके साथ साथ हाउ यू टैकल द काउंटर क्वेश्चंस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब हम हमारे क्वेश्चंस के थ्रू आंसर्स के थ्रू देते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर अगर मैंने दिया कि फॉर एग्जांपल मेरा साइंस बैकग्राउंड है, उसके बाद पूछेंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स में बैचलर आपका किया है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया मैथमेटिक्स, तो जब तक आपको वो चीज़ें याद नहीं आएंगी या फिर आप कह नहीं पाते कि मुझे अब रिकॉल नहीं हो रहा है, तब तक वो क्वेश्चन उसमें पूछ भी सकते हैं, ठीक है। सो छोटी छोटी चीज़ें, कंसेप्ट्स वगैरह आपको पूछते रहेंगे जब तक आप नहीं कह पाते कि मुझे अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर उन पर डिपेंडेंट है कि आपको कितने डेप्थ पर तक क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। सो एक तरह से एक
पर एक क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन जो है वो निगेटिव पर्सपेक्टिव से पूछा गया हो, लेकिन आपको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से उसको आंसर देना है। सो काउंटर क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं जो जज करते हैं स्टूडेंट को कि अगर हम कुछ निराशावादी या फिर पेसिमिस्टिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनको कुछ अग्रेसिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उस पर वो कैंडिडेट जो है किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, सो एक तरह से उस सिचुएशन को, उस क्वेश्चंस को आप किस तरह से टैकल कर रहे हो, ये भी आपसे जज किया जा रहा है ड्यूरिंग अवर इंटरव्यू। और एट द एंड आपका अप्रोच क्या है, हर क्वेश्चंस के पीछे, हर आंसर्स के पीछे आपका अप्रोच जो है वो स्पेसिफिकली कैसा है। सो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपका बेसिकली पॉजिटिव अप्रोच ही होना चाहिए। पॉजिटिवली हर क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना है, आंसर करना है। तो ये हो गई कुछ क्वालिटीज, जो स्किल्स जो है जो हर कैंडिडेट में होनी चाहिए और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर कैंडिडेट में कि इस तरह की कम से कम क्वालिटी इम्पॉर्टेंट जो स्किल्स है वो कैंडिडेट्स में होनी चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो एक मोटे तौर पर देखें तो कुछ फ्लैट क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि जिसका एक लॉजिकल आंसर हो सकता है और आपकी लॉजिकल क्वालिटीज़ क्या है वो जज करना चाहते हैं। कुछ काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, एक के बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको पूरा आंसर्स भी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, तो आंसर देते वक्त आपको बीच में ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। सो आप तब आपका माइंड कहाँ पे सेट होता है, आपकी थिंकिंग लेवल कहाँ पे जा रही है, वो जज कर रहे हैं कि एक आध बार काउंटर क्वेश्चंस अगर पूछे जाए, एक आधी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक आधी सिचुएशन, एक आधा डिसीजन ले लिया हमने, लेकिन वो गलत साबित हो गया और उसी दौरान हमें सेकंड डिसीजन लेना है, ठीक है। सो ये हो गई आपकी काउंटर सिचुएशंस, आप किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से क्वेश्चंस हैंडल करते हो और उस पर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कब कैसे काम आती है, ठीक है। उसके बाद कुछ केस स्टडीज़ भी दी जाती है, स्पेसिफिकली बोर्ड मेंबर या फिर चेयरमैन आपको पूछ सकते हैं, कुछ केस स्टडी दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप अगर हेल्थ सेक्रेटरी अगर चूज़ होते हो या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर्व कर रहे हो, आपके पास एक केस आई है जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू पर है, तब आप किस तरह से डिसीजंस लोगे, किस तरह से उस केस को हैंडल करोगे। तो एक तरह की केस स्टडीज़ भी दी जाती है, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आप में जो इथिकल वैल्यूज़ है उसका इस्तेमाल करके आप किस तरह से डिसीजन ले रहे हो, तो ये भी आपसे जज किया जाता है। तो ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन हमें पता होनी चाहिए, हर कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें सीरियस तौर पर इंटरव्यू का स्पेसिफिकली जो है प्रिपरेशन नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपकी नॉलेज की टेस्ट जो है वो ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में हो चुके हैं। आपको कितना नॉलेज है या आप उन्होंने जज किया ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स और मेंस में। जो इंटरव्यू है वो आपकी पर्सनालिटी के टेस्ट है, यानी एज अ पर्सन आप कैसे हो वो जज कर रहे हैं, आप में क्वालिटीज़ क्या है वो जज कर रहे हैं, ठीक है। और एज अ ऑफिसर उनको उस कैंडिडेट में क्या क्वालिटीज़ ज़रूरी है, क्या चाहिए, वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है। सो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें बतानी है, सो ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, फाइनल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। सो इंटरव्यू एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको उसी तरह से आपको फेस करना है उसको। सो डोंट बी अफ्रेड अबाउट टेलिंग योर सेल्फ। ये लास्ट स्टेज है, आप जो पर्सन हो आप उनको बताओ कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ, क्या क्वालिटीज़ मुझ में हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो इंटरव्यू है वही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आपके बारे में कुछ बताओ। सो आपको उसके बारे में आपके बारे में क्या जानते हो, आप में क्या क्वालिटीज़ है, ये आपको तब बतानी होती है, ठीक है। उसके बाद सो ये अपॉर्चुनिटी को आपको एक तरह से लेना है। बी प्रेजेंटेबल, एक सेकंड टिप है कि बी प्रेजेंटेबल, लेट योर आंसर्स टेल द बोर्ड द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यानी जिस तरह के पर्सन हो उसी तरह से आपको ऑनेस्टली आपके आंसर्स देने हैं। तो इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको आंसर्स पता है वो ऑनेस्टली आपको बताने हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपके आंसर्स से आपको जज नहीं कर रहे हैं,
आप में कितना नॉलेज है वो आपका जज नहीं कर रहे, क्योंकि नॉलेज की टेस्ट ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में हो चुकी है, ठीक है। वो चेक कर रहे हैं कि आप किस तरह से आपकी रीजनिंग क्वालिटीज़ है, किस तरह से आपकी बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, किस तरह से आपके एक पर्सन में क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आप में है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें वो जज कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया है, जिसमें कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन इस तरह का भी पूछ सकते हैं कि डू यू थिंक दैट आवर कंट्री नीड्स स्मॉलर स्टेट्स फॉर बेटर गवर्नेंस। क्या आपको एक फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो स्टेट्स है वो बहुत बड़े बड़े स्टेट्स है, क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे स्टेट्स होने चाहिए इंडिया में जिससे बेटर गवर्नेंस होगा, यानी गवर्नेंस यानी बेटर पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए उसका फ़ायदा होगा। सो आपको क्या लगता है कि छोटे छोटे स्टेट्स होने चाहिए। सो ये बेसिकली आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं इसके बारे में कि आप क्या सोचते हो, ठीक है, कि बेटर गवर्नेंस के लिए क्या इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स होने चाहिए, स्मॉल स्टेट्स होनी चाहिए। सो इस पर आपकी राय पूछ रहे हैं। अगर आप इसको एस करते हो तो आपको रीज़न देना है, नो कह रहे हो तो भी आपको रीज़न देना है, ठीक है, क्यों क्यों आप नहीं चाहते हो, क्यों आप चाहते हो, ठीक है। सो एक तरह से वो आपकी रीजनिंग, आपकी बिलीफ सिस्टम को जज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी डिसीजन जज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपका जो भी बैकग्राउंड हो, ये मैटर नहीं करता कि आपने ग्रेजुएशन ही किया या फिर आप IITs IIM से ग्रेजुएट हो, आप जो भी बैकग्राउंड से हो उनके लिए वो एक सिर्फ एक कैंडिडेट ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू, उनके लिए सिर्फ वो कैंडिडेट है। वो आप किस बैकग्राउंड से आते हो इस तरह से आपको प्रेफर नहीं करेंगे। यानी क्या कि आप अगर फॉर एग्जांपल IIT से आते हो, IIM से आते हो तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी, ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस पूछ लिए। और अगर आप किसी ग्रेजुएशन से आते हो फॉर एग्जांपल BA BCom, तो आपको उसी क्वालिटी से क्वेश्चंस पूछ लिए। तो इस तरह का चीज़ें वहाँ पे नहीं होती है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, सो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और कॉन्फिडेंटली उस इंटरव्यू को फेस करना है, ठीक है। सो बैकग्राउंड डजंट मैटर, दे आर इंटरेस्टेड इन नोविंग यू, आपको जानने में उनको ज़्यादा दिलचस्पी है, ठीक है। सो आप क्या हो ये आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है कॉन्फिडेंटली। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रिपरेशन के दौरान या फिर इंटरव्यू के दिन जो होते हैं, आपको मैंने कहा कि आपको नियर अबाउट हाफ आवर पहले आपको पता चल जाएंगे कि कौन से मेंबर का आपको बोर्ड है। सो स्टूडेंट डायरेक्टली जज करना शुरू कर देते हैं कि ये मेंबर जो इनकी बैकग्राउंड क्या है, ये किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना नहीं है। जो बोर्ड मेंबर है, जो बोर्ड पैनल है, वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप अगर आपके इन्फॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में, आपके पर्सनालिटी में अगर परफेक्ट हो तो आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू को आप फेस कर सकते हो, ठीक है। सो हैव नो प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट एनी पर्टिकुलर इंटरव्यू बोर्ड, ठीक है। उसके बाद है कि मेनी कैंडिडेट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो। तो इंटरव्यू आपका चल रहा है, फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप आंसर दे रहे हो, आपको एक आधा आंसर नहीं आया, आपने कह दिया कि मुझे नहीं पता है, तो स्टूडेंट अपने आप को नर्वस फील करना शुरू कर देते हैं कि मुझे आंसर नहीं है, मुझे ये पता होना चाहिए था। तो सेल्फ इवैल्यूएशन ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, ठीक है। सो मैंने पहले ही आपको बताया कि हो सकता है कि आपको कोई आंसर्स पता ना हो, तो आपको पोलाइटली सीधा बताना है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको सारी चीज़ें पता हो ही, ठीक है। सो ये नेचुरल बात है कि सारी चीज़ें हमें पता तो नहीं होंगी, ठीक है। सो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन तब नहीं करना है ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यूज़ भी आप जब दे रहे हो तो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करना है कि मैं किस तरह का आंसर दे रहा हूँ, किस तरह का मुझे देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एक पोलाइटनेस, एक कंटिन्यूटी आपके आंसर्स में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और टिप्स है जो हम देखते हैं कि टेक अ मोमेंट टू थिंक आफ्टर दे आस्क अ क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड मेंबर, तो आपको एकदम से पटाख से आंसर नहीं देना है, ठीक है। आप उस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हो, 10-15 सेकंड उस पर विचार करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो कोई भी हमें आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें उस पर विचार करना है कि किस तरह का क्वेश्चन है, क्यों पूछा गया है। तो मैं उस पर 10 या 15 सेकंड्स लूँगा और उसके बाद फिर आंसर दूंगा, ठीक है। सो इमीडिएटली आपको आंसर नहीं देना है, आपको कुछ मोमेंट, कुछ सेकंड आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको जो आंसर देना है वो आपको प्रॉपरली आपके 10 to 15 सेकंड में आपको इमेजिन करना है कि मुझे किस तरह का आंसर इस क्वेश्चन को देना है और ये क्वेश्चन पूछने के पीछे का उनका रीज़न क्या है, ठीक है।
उसके बाद आंसर शुड बी नाइदर टू ब्रिस्क नॉट टू प्रोट्रैक्टेड, यानी क्या है कि आपका जो आंसर आप दे रहे हो वो बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी क्या है कि क्वेश्चन पूछ लिया और आपने एक ही सेंटेंस में या फिर एक दो वर्ड्स में आंसर दे दिया, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। और आपका आंसर टू लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नियर अबाउट अगर आपका 30 to 35 मिनट्स इंटरव्यू चल रहा है तो नियर अबाउट करीबन हो सकता है आपको 20 या फिर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हो। सो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर बड़ा भी होता है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि हमें रिपीटेटिव आंसर्स नहीं देने हैं, हमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका स्पेसिफिक आंसर देना है, जो बहुत छोटा भी ना हो और जो बहुत लेंदी भी ना हो, क्योंकि अगर एक आधा क्वेश्चन आप आंसर दे रहे हो वही अगर 5 to 6-7 मिनट्स ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो टू शॉर्ट भी ना हो और बहुत लॉन्ग भी ना हो हमारा आंसर, तो स्पेसिफिक हमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपके आंसर्स में देनी है। उसके बाद ये है कि अब अगर इन सारी चीज़ों कर मोटी मोटी चीज़ों कर हम देखें इंटरव्यू का, तो हमें पता चल जाता है कि एक इंटरव्यू जो है यानी एक कैंडिडेट से वो क्या चाहते हैं, तो एक बैलेंस कैंडिडेट वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। एक बैलेंस कैंडिडेट यानी क्या कि आपका बैलेंस्ड अप्रोच क्या है, आपकी प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपकी ऑनेस्टी क्या है, आप में वो सारी क्वालिटीज़ है या नहीं, ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर किस तरह की है, ठीक है। सो ओवरऑल सारे पहलू को वो बैलेंस्ड एक कैंडिडेट ढूंढ रहे जो जिसमें सारी चीज़ें है, ठीक है। सो इंटरव्यू देते समय आपको स्टे काम, आपको काम ही रहना है, ठीक है, शांत ही रहना है, शांति से आपको इंटरव्यू देना है। और वो जो बैलेंस्ड है यानी जो पहलू है जो आपके अंदर है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके आंसर्स थ्रू, आपके पर्सनैलिटी थ्रू। तो एक तरह से जैसे मैंने कहा कि एक तरह की इसे क्यों पर्सनालिटी टेस्ट कहा गया है, तो एक तरह से पर्सनालिटी आपकी जज कर रहा है, ठीक है, आप एज अ पर्सन क्या हो ये सारी चीज़ें वो जज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गई इंटरव्यू रिलेटेड बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक कैंडिडेट को मोटे तौर पर पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्रेज़ रहता है कि इंटरव्यू एग्जैक्टली होता कैसे है, किस तरह से हमें पता होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। अब ये हो गई इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरव्यू। उसके साथ ही इस 10 डेज़ के फाउंडेशन कोर्स के ज़रिए हम एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम डाउट क्लियरिंग सेशन आपका लेंगे। और डाउट क्लियरिंग सेशन में हमारा मेन पर्पज़ ये है कि आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू रिलेटेड या फिर आपके प्रिपरेशन के रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो हम एक वीकली या फिर विद इन 15 डेज़ जूम मीटिंग थ्रू आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करें। और इस पर मैं खुद और हमारे मिशन आईएएस के ही जो स्टूडेंट जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 91 लाई है, मिस्टर नरवाड़े सर, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे थ्रू जूम मीटिंग। और मेन पर्पज़ हमारा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन डाउट्स उनके अनक्लियर रह जाते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स या फिर जो जहाँ पे वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं वो भी उनके डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं करते। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट जो है वो प्रिपरेशन के दौरान अनक्लियर रहते हैं। सो मेन मोटो हमारा ये है कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर रहे। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स में मिल जाएंगे, जूम मीटिंग के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। सो ये हो गया हमारा एक इनिशिएटिव। उसके साथ साथ इस 10 डेज़ के फाउंडेशन के साथ हमने एक एनसीईआरटी कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसके बारे में डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको नीचे दिए गए नंबर्स पर मिल जाएंगी। 6 to 12 की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, सारी एनसीईआरटी जो है हम इस कोर्स में कवर अप कर रहे हैं। जो भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अबाउट 10th यानी 11 से जो भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं जो अपना 11-12 कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी देना चाहते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कोर्स के द्वारा जितने भी कंसेप्ट्स है एनसीईआरटी के, जो बेसिक कंसेप्ट्स हर कैंडिडेट को पता होनी चाहिए बिफोर रेफरिंग टू द रेफरेंस बुक पढ़ने से पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए, वो सारे कंसेप्ट जो है आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। और उसके साथ साथ प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं वो भी आपके इस कोर्स में कवर किए जाएंगे। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द गिवन नंबर्स। सो ये हुआ है आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम देखने वाले अभी
हमने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और उसके रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने देखी है। अभी आने वाले जो लेक्चर है उसमें जो बाकी की चीज़ें रह गई है जो आपको पता होनी चाहिए ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, वो भी हम देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूपीएससी सीएससी के साथ कंबाइन आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ों को हम देखेंगे। क्योंकि कमीशन जो है हमारी यूपीएससी होंगे या फिर स्टेट पीसीएस की कुछ एग्जाम्स रहती है जिनका सिलेबस जो है नियर अबाउट यूपीएससी के सिलेबस से मैच करता है। सो ऐसी कौन सी एग्जाम्स है जो आप यूपीएससी के साथ कंबाइन दे सकते हो, ठीक है। तो एक यूपीएससी सीएससी ही ना एम रखते हुए आप अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो अपने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के साथ। उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी आपको ज़रूरी है या कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है? कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है या फिर आप सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट गवर्नमेंट्स के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, जहाँ पे आपको फ्री कोचिंग अवेलेबल होती है, या फिर गवर्नमेंट के ही कुछ विंग्स है जिनके द्वारा कुछ एंट्रेंस टेस्ट लेके कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं जिनको फ्री में कोचिंग अवेलेबल की जाती है अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और उसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है। तो महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली देखा जाए तो SISCs है, 5 SISCs है जिसके द्वारा एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ और उसके साथ साथ कोचिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो इसको, इन चीज़ों को डिटेल में हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इन चीज़ों का हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। सो ये हो गया आज का लेक्चर जिसमें हम डिटेल देखी चीज़ें अबाउट द इंटरव्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।